सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम असातिज़ा को मेरे तरफ से सलाम। एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है उर्दू का एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जायजा या असेसमेंट का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों को पास या फेल करना। क्या असेसमेंट का मकसद यही है कि बच्चों को पास या फेल करना है, या ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की गलतियां निकालना। सिर्फ अगर हम लोग बच्चों की गलती निकालेंगे तो ये बात भी हम लोग को सही नहीं लग रहा है। नंबर सी है सीखने में आने वाली कमियों यानी गैप्स की निशानदेही करना और उनको दूर करना। ये बात पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि सीखने में जो भी हमारी कमी है उसको हम निशानदेही करेंगे और उसको दूर करेंगे। बच्चों के दरमियान मुकाबला करना, तो देखिए बच्चों के दरमियान मुकाबला करने से बेहतर है कि हम क्या करें, बच्चों को सीखने में जो भी गलतियां हो रही है, कमी है, उसको हम दूर करें। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सीखने में आने वाली कमियों की निशानदेही करना और उनको दूर करना। इसकी वजह यह है क्योंकि जायजा या असेसमेंट का असल मकसद सीखने के अमल को बेहतर बनाना है, यानी ये जानना है कि बच्चा कहां अटक रहा है, यानी कहां वो रुक रहा है, ताकि इसकी मदद की जा सके। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, वाइगोत्स्की के मुताबिक बच्चे जबान कैसे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं वाइगोत्स्की के मुताबिक, तकलीद या इमिटेशन के जरिए। ऑप्शन नंबर बी में है समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन के जरिए। अच्छा लगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है समाजी तामुल, क्योंकि अक्सर जो है वाइगोत्स्की समाज को लेकर चलते हैं। सजा और जजा के जरिए, सजा और जजा। इसके बाद नेक्स्ट है सिर्फ किताब पढ़कर। देखिए सिर्फ जो है एक नेगेटिव वर्ड है जो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, समाज को लेकर चलते हैं वाइगोत्स्की। वो वाइगोत्स्की का ये कहना है अक्सर कि बच्चे समाज में रहकर जो है बहुत सारी चीजें सीखते हैं, चाहे वो गलत चीज हो चाहे वो अच्छा चीज हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन के जरिए बच्चे अपने समाज में बहुत सारी चीज सीखते हैं। ठीक है, क्यों, इसका वजह यह है क्योंकि वाइगोत्स्की का नजरिया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में है, जिसका मानना है कि बच्चा समाज और बड़ों के साथ बातचीत करके सीखता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि वाइगोत्स्की ने सोसाइटी को लेकर चला है, समाज को लेकर चला है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला गया, पढ़ने के दौरान स्कैनिंग का क्या मतलब है। किसी चीज को स्कैनिंग करने का क्या मतलब है पढ़ने के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मतन का मरकजी ख्याल समझना। हम मतन को उसका जो सेंट्रल थीम है उसको समझेंगे। या ऑप्शन नंबर बी में किसी खास मालूमात यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को तलाश करना। क्या स्कैनिंग का मतलब यही है कि किसी खास मालूमात में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम लोग तलाश करेंगे, या फिर मुसन्निफ के बारे में जानना, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है कहानी का लुत्फ उठाना। देखिए हमें कहानी का लुत्फ बिल्कुल नहीं उठाना, कहानी का अगर लुत्फ उठाना है तो उसमें उसके पीछे एक खास सबक आमूज सबक होना चाहिए जिसमें हम कोई सबक सीखे। तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, किसी खास मालूमात का या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को तलाश करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर मालूम होता है। इसकी वजह यह है क्योंकि स्कैनिंग का मतलब है तेजी से पढ़ना सिर्फ किसी खास चीज को ढूंढने के लिए, जैसे ट्रेन के टाइम टेबल में अपने ट्रेन का वक्त देखना, ये स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक उस्ताद क्लास में बच्चों को हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कलम उठाओ। इस तरह के हुक्म अक्सर करते रहता है एक उस्ताद और बच्चे खामोशी से अमल करते हैं। ये कौन सा तरीका, TPR जिसे हम लोग कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी हम लोग उर्दू में कह सकते हैं कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM भी कह सकते हैं इसको हम। इसका बाद सी नंबर ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, DM, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑडियो लिंगुअल मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है कलम उठाने से क्या होगा, उसका हाथ उसको हटाना पड़ेगा या हाथ उठाना पड़ेगा बच्चों को। इसका बाद उठ जाओ, बैठ जाओ, इस तरह का हुक्म देने से बच्चे अपने जिस्म को हरकत देगा और उसके साथ बच्चे कुछ सीख पाएंगे। इसलिए क्योंकि इसका वजह यह है क्योंकि TPR यानी कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल का तरीका में उस्ताद हुक्म देता है और बच्चे जिस्मानी हरकत करता है यानी फिजिकल मूवमेंट के जरिए जवाब देते हैं। यह सुनने की महारत के लिए बिल्कुल बेहतरीन चीज है। ये TPR बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 में बोला जा रहा है कि लिखने के अमल यानी राइटिंग प्रोसेस में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है का क्या मतलब है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग अगर लिखने के अमल में लाए तो इसको क्या समझेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में है अच्छी हैंड राइटिंग बनाना, क्या ये है, या मौजू से मुतालिक ख्यालात यानी आइडियाज इकट्ठा करना, जो मौजू है हमारा उससे आखिरी मसवीदा तैयार करना, या फिर जुमलों की असला करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है मौजू से मुतालिक ख्यालात करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला देखिए राइटिंग प्रोसेस में बोला गया है, राइटिंग एक ही प्रोसेस है वो है राइटिंग। इसमें क्या करना है, हमें ब्रेन स्टॉर्म बनना है। ब्रेन स्टॉर्म बनने के लिए हमें क्या करना है, किसी मौजू से मुतालिक ख्यालात पहले आइडियाज लेके आना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है क्योंकि लिखने से पहले जब हम सोचते हैं और ख्याल जमा करते हैं तो इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, लिखने से पहले अपने हम दिमाग में लेके आ जाते हैं कि हमें क्या लिखना है और क्या ख्याल लगे आना है। ये लिखने का पहला मरहला है, सबसे पहला मरहला क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 में बोला गया है सल आसानी फॉर्मूला यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं
के मुताबिक हिंदी बोलने वाली रियासतों में तीसरी जबान क्या होनी चाहिए, थर्ड लैंग्वेज क्या होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग जानते हैं जो मादरी जबान है हमारी, इसके बाद सेकंड लैंग्वेज में क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि साल आसानी फॉर्मूला में जो हिंदी बोलने वाली क्या होगा, रियासत होगा, वहां पर तीसरी लैंग्वेज क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, कोई भी जदीद हिंदुस्तानी जबान जो हिंदी और अंग्रेजी ना हो, बिल्कुल अंग्रेजी और हिंदी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ अंग्रेजी हो या अरबी होगा। तो देखिए यहाँ पे जब कोई भी जदीद हिंदुस्तानी लैंग्वेज हो सकता है थर्ड लैंग्वेज में, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश या हिंदी होगा। तो अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका इंग्लिश होगा, और थर्ड लैंग्वेज में कोई भी एक आपका जो न्यू लैंग्वेज होगा उसमें शामिल किया गया है, ठीक है, समझ गए। इसकी वजह यह है क्योंकि कोठारी कमीशन और एनईपी यानी नेशनल, एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, के मुताबिक पहली जबान यानी मादरी, दूसरी यानी अंग्रेजी और हिंदी, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होगा, आपकी मादरी जबान, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं। दूसरी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज में कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर ये हो गया कोठारी कमीशन के जरिए और एनईपी के जरिए। अब देखिए सवाल नंबर 7, जो डिसलेक्सिया है इसका क्या बोला गया, ताल्लुक बुनियादी तौर पर किससे है। देखिए अक्सर जो है एक आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, तो डिसलेक्सिया किस तरह का किससे ताल्लुक है। ऑप्शन नंबर ए है पढ़ने में दुश्वारी, यानी पढ़ने की दुश्वारी से, बोलने की दुश्वारी से, सुनने की या लिखने की दुश्वारी से। तो इसका सही आंसर होगा जवाब नंबर ए, पढ़ने की दुश्वारी जब होगा हम तो उसको डिसलेक्सिया कहेंगे, रीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को हरूफ पहचानने और पढ़ने में मुश्किल होती है, बिल्कुल पढ़ने पहचानने में मुश्किल होती है। जैसे डब्ल्यू को हम एम पढ़ते हैं बच्चा, ठीक है, इस तरह से ए को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, जेड पढ़ सकते हैं। तो इस बीमारी को, इस डिसेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 में बोला जा रहा है कि जबान के उस्ताद के तौर पर आपके लिए सबसे अहम क्या होगा। आप एक जबान के उस्ताद है, आप सबसे पहले क्या करेंगे इनमें से। सबसे पहले बोला गया है निसाब यानी सिलेबस वक्त पर खत्म कर देंगे आप, क्या ये आपके लिए सही है, या सख्त नज्म व जब्त रखना, या ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को जबान इस्तेमाल करने के मौके फराहम करते हैं। आप जबान इस्तेमाल किस तरह करना है बच्चों को ये फराहम करते हैं, या गलतियों पर फौरन टोक देते हैं आप बच्चों को, क्या आपका ये गलती हुआ तो उसके आप सजा देते हैं, बोलते हैं उसको अक्सर। तो ये सही नहीं होगा, बच्चों को जबान इस्तेमाल करने के मौके हमको फराहम करना है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जो है एक पॉजिटिव वर्ड है जो हमें अक्सर अपने क्वेश्चन के ऑप्शन में देखना है, और यही आंसर जो है आपका सही होगा, ठीक है। इसकी वजह यह है क्योंकि एनसीआर 2005 के मुताबिक जबान सीखने का बेहतरीन तरीका इसे इस्तेमाल यानी यूसेज करना है, मौके फराहम करना उस्ताद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज है क्लास में, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है, बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर पढ़ने के तरीके में हम किस चीज पर तवज्जो देते हैं। बॉटम अप में हम क्या किस चीज पर ध्यान देंगे, नीचे से ऊपर पूरी कहानी हरूफ और आवाजों से शुरू करके अल्फाज और जुमलों की तरफ, यानी आप सबसे पहले एक हर्फ सीखते हैं, उसके बाद उसकी आवाज सुनते हैं और इससे अल्फाज बनाते हैं, फिर अल्फाज से जुमला बनाते हैं। क्या ये नीचे से ऊपर है या सियाक और सबाक पर मुसन्निफ की राय पर। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे पहले एक बच्चा एक हरफ सीखते हैं, उसके बाद बहुत सारे हरफ मिलके क्या बनता है, एक लफ्ज बनते हैं, बहुत सारे लफ्ज मिलकर अल्फाज बनाते हैं, बहुत सारे अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं। तो हरूफ से जुमले की तरफ जाना ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर कहलाता है, यानी बॉटम अप कहलाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि इसका वजह यह है बॉटम अप अप्रोच में छोटी इकाई यानी हरूफ आवाज से शुरू करते हैं और ऊपर माने की तरफ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 10 में क्या बोला जाए कि स्टीफन क्रेसन के मुताबिक एक्विजिशन यानी हसूल या इक्तिसाब क्या है। एक्विजिशन हम किसको कहेंगे, किसके मुताबिक, स्टीफन क्रेसन के मुताबिक। ऑप्शन नंबर एम है ला शऊरी अमल, जिसको हम लोग अनकंसाइज प्रोसेस कह सकते हैं, शऊरी अमल, कंसाइज प्रोसेस, या रटने का अमल या कवायद सीखने का अमल। तो देखिए स्टीफन क्रेसन के मुताबिक जो हसूल है या हम एक्वेशन जिसे कह सकते हैं वो एक क्या है, वो एक लाशऊरी अमल है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। इसकी वजह यह है क्योंकि एक्वेशन जैसे मादरी जबान सीखना एक कुदरती और लाशऊरी अमल है, जबकि लर्निंग जैसे स्कूल में अंग्रेजी सीखना एक शऊरी अमल है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 11 बोला जा रहा है कि एक उस्ताद बच्चों से कहता है कि अपनी कॉपी में दिन भर के अहम वाकयात लिखिए, यानी दिन भर वो क्या क्या काम किया वो सारे वाकयात लिखिए। ये किस किस्म की सरगर्मी है, ये एक्टिविटी क्या कौन सा एक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या तवस्या तहरीर यानी एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, या गाइडेड राइटिंग, या क्रिएटिव राइटिंग, या डिक्टेशन, क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो है एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहलाता है, तवस्या तहरीर कहलाता है, क्योंकि बच्चा दिन भर मुख्तलिफ तरह के काम अंजाम देते हैं तो मुख्तलिफ कामों को वो अपने अंदाज से लिखते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहेंगे। जब बच्चे अपने जाती तजुर्बात या ख्यालात को मतन से जोड़कर लिखते हैं
तो इसे एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि जब बच्चे अपने तजुर्बात से जो है कोई चीज लिखते हैं और मतन से जोड़कर उसको लिखा करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहेंगे, क्योंकि दिन भर के तमाम वाकयात उसे याद हैं और वो जो है अपने तौर से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, सवाल नंबर 12 में बोला जा रहा है कि तस्कीली जांच यानी जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं का क्या मकसद होनी चाहिए। एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है टर्म के आखिर में नंबर देना, आपका जो साल के खत्म होने पर आप जो नंबर देते हैं वो, या तदरीस के दौरान बच्चों की पेशरफ्त जानना और बेहतरी लाना, पढ़ाते वक्त जो है पढ़ने के दौरान बच्चों का पेश रफ्त आपको ढूंढना है और उसको बेहतरी में लाना है। बच्चों को ग्रेड देना, ग्रेड देते हैं ए बी सी, ठीक है, A+, B+, पास या फेल का फैसला करना। देखो फॉर्मेटिव में हम ऐसा नहीं करते हैं, फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, तदरीस के दौरान बच्चों की पेश रफ्त जानते हैं और उसमें बेहतरी लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट दौरान तदरीस यानी ड्यूरिंग टीचिंग होता है ताकि फीडबैक दिया जा सके। ड्यूरिंग टीचिंग में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं। तो ड्यूरिंग टीचिंग में जब भी कोई गलती होगा, कोई कमी होगा, हमें उस गैप्स को दूर करना है। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक हिस्सा है, फीडबैक हमको देना है बच्चों को। सवाल नंबर 13 में है सिर्फ यानी जेंडर क्या है? हयाताती साख्त है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, एक समाजी साख्त है सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, या एक फितरी अमल है, या इनमें से कोई नहीं। तो जेंडर क्या है? जेंडर जो है एक समाजी साख्त है, समाज ने इसको बनाया है कि एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है, लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है। ये किसने बनाया? समाज ने बनाया। ये फितरी अमल तो नहीं हो सकता है, नेचर कभी इस चीज को लेकर नहीं डिस्कस किया कोई किसी चीज के बारे में। ठीक है, इसकी वजह है क्योंकि सीटेट में अहम सवाल है कि सेक्स हयातियाती है लेकिन जेंडर मर्द औरत के सामाजिक किरदार समाज बनाता है। बिल्कुल ये बात सही बोला गया, इसलिए क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट कहलाता है। सोसाइटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, सोसाइटी ने बनाया। ठीक है, इंसान बनाना किसका काम था? फितरत का, नेचर का। लेकिन इस इंसान में हमने क्या बनाया, किसी को मर्द का, किसी को औरत का। ये इंसान, ये सोसाइटी ने कहा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सोशल कंस्ट्रक्ट कहेंगे। सवाल नंबर 14 में देखिए क्या बोला गया कि बच्चों की बोलने की महारत यानी स्पीकिंग स्किल, ठीक है, को जांचने का बेहतरीन तरीका क्या है? बच्चा बोल पाता है ना नहीं किसी चीज को, इसका हम कैसे जानेंगे? मुश्किल अल्फाज का इमला लिखवाना, ये बच्चा कुछ लिख नहीं पाता है, वो वर्ड हार्ड लैंग्वेज में हम देंगे उसको लिखने, या किसी मौजू पर उनके ख्यालात का इजहार करवाना और रोल प्ले करना। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है ये। किताब का चैप्टर पढ़वाना या सुनी हुई बात को हूबहू दोहराना। ये सुनी हुई बात को हूबहू दोहराते अगर तो बार बार उसी चीज को सीखेगा, नया चीज को, नई चीज को नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। देखते क्या आंसर दिया है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसी मौजू पर उनके ख्यालात का इजहार करवाना और रोल प्ले करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि बोलने की महारत का मतलब सिर्फ आवाज निकालना नहीं बल्कि अपने ख्यालात का इजहार करना और बातचीत करना है। यानी बच्चों को हम वैसे अल्फाज लिखने देंगे जिसमें वो क्या बोल सकते हैं और जिसमें वो ख्याल लेके आ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, थिंकिंग पैदा होता है, वैसे सवाल हम देंगे इसको। इससे क्या होगा, बोलने की महारत में इजाफा होगा। सवाल नंबर 15 है, एक क्लास में बसरत से महरूम यानी हम लोग विजुअली इंपेयर्ड कहेंगे, यानी जो देखने में जिसको कमजोर, देखने में जो कमजोर है, एक ऐसा बच्चा है क्लास में जो विजुअली इंपेयर्ड है। ठीक है, जबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए? एक क्लास में एक बच्चा है जो देखने में कमजोर है, तो एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? इसे क्लास से निकाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। इसे पढ़ने से माफ कर देना चाहिए। देखिए पढ़ने से माफ कर दे तो पढ़ ही नहीं पाएगा, फिर कैसे पढ़ेगा? ऑप्शन नंबर सी में है ये इसे सुनने वाले मवाद यानी ऑडियो मटेरियल और बोलकर पढ़ाने का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी इसे पिछली सीट पर बैठना चाहिए। देखिए ये भी नेगेटिव पॉइंट है, अगर ऐसे बच्चों को हम पिछली सीट पर बैठा देंगे तो उसके साथ ये इंसाफ नहीं कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमको सही लग रहा है। क्या आंसर दिया देखते हैं। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही है, इसे सुनने वाले मवाद यानी ऑडियो मटेरियल और बोलकर पढ़ाने का ज्यादा इस्तेमाल करवाना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि शमूलियाती तालीम यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में का असूल है कि बच्चे की जरूरत के मुताबिक तरीका बदले। नाबीना बच्चे देख नहीं सकते हैं लेकिन सुनकर बेहतरीन सीखते हैं। बिल्कुल, इसलिए ऑडियो एड्स का इस्तेमाल जरूर है, यानी बातों को बोलकर हम जो है उसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 16 है कि जबान की आमुजिश यानी लैंग्वेज लर्निंग में स्कैफोल्डिंग सहारा देने का क्या मतलब है? स्कैफोल्डिंग क्या बोला गया है? देखिए स्कैफोल्डिंग के बारे में बच्चों को हर वक्त जवाब बताना, हर वक्त जवाब बता रहे हैं उसको, या शुरुआत में मदद करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता मदद कम करना। आप शुरुआत में बच्चों को मदद कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब देख रहे हैं कि वो खुद से वो काम कर रहे हैं तो आप वो मदद कम कर देते हैं। बिल्कुल अच्छा लगा ये पॉइंट। बच्चों को बिल्कुल मदद ना करना, बिल्कुल मदद ना करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ये तो गलत पॉइंट है। सिर्फ जहीन बच्चों की मदद करना। देखिए जहीन बच्चों को अगर मदद करें हम तो जहीन बच्चे और जहीन होते जाएंगे, तो जो बाकी बच्चे हैं वो और भद्दे होते चले जाएंगे। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शुरुआत में मदद करना फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना मदद कम कर देना।
ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि वाइगोट्स्की के मुताबिक स्कैफोल्डिंग वो आर्जी मदद है, यानी कोई परमानेंट, आप हमेशा के लिए किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, जो बड़ों की तरफ से दी जाती है ताकि बच्चा किसी काम को खुद करने के काबिल हो जाए। किसी बच्चे को आप मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं तो मोटरसाइकिल जब चलाना सिखाएंगे तो आप पीछे से थोड़ा हेल्प कर सकते हो उसको, लेकिन जब चलाना सीख जाएगा क्या आप उसको मदद करेंगे? नहीं। यह है स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ते सवाल नंबर 17 में क्या बोला गया है? कौमी तालीमी पॉलिसी, यही एनईपी के बारे में बोल लेते हम, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक इब्तदाई दर्जात यानी प्राइमरी लेवल में तालीम का जरिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? एनईपी 2020 के मुताबिक बोला गया है कि प्राइमरी लेवल में आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मानेंगे तालीम का, वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, सिर्फ हिंदी, सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड है, मादी जबान या घर की जबान, या संस्कृत? क्या लग रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मादी जबान या घर की जबान, ठीक है। देखिए क्या दिया है, मादी जबान या घर की जबान। क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि मादी जबान में बच्चे के लिए तस्वुरात यानी कंसेप्ट को समझना आसान होता है और ये उसकी जहनी नशोनमा के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल, एक बच्चा मादी जबान में सबसे पहले कोई चीज को सीखता है, इसलिए हमें एनईपी 2020 के मुताबिक मादी जबान को क्लास में फरोग देनी चाहिए। तो अब देखिए सवाल नंबर 18 में बोला जा रहा है कि अगर एक बच्चा शीन को शीन पढ़ता है, जैसे समीर को समीर, तो ये कैसा मतलब है? तो देखिए यहाँ पे जो है, जो शीन को शीन ही पढ़ा है तो पढ़ने में तो दिक्कत नहीं हुआ, तो पढ़ने में अगर दिक्कत होता है उसको तो वो शीन पता ही नहीं, तो ये डिसलेक्सिया तो नहीं होगा। सुनने की दिक्कत, सुनने की तो दिक्कत नहीं है, शीन को शीन पढ़ रहा है, शीन को अगर कोई अलग हर्फ से वो जानता तो शायद सुनने की दिक्कत होता। बोलने की दिक्कत, बोलने की दिक्कत में क्या होगा? स्पीकिंग डिसऑर्डर, या ऑप्शन नंबर डी है इलाकाई असर, जिसे हम रीजनल डायलेक्ट कहेंगे, तो इलाकाई असर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? ये कोई बीमारी या डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि बच्चे के इलाके या घर की बोली का असर है, जहां शीन और शीन में फर्क नहीं किया जाता, इसलिए इलाकाई क्या होगा? असर होगा, रीजनल डायलेक्ट होगा। तो आप देखिए सवाल नंबर 19 हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सवाल में बोला जा रहा है कि इस्तकराई तरीका, यानी हम लोग जिसे इंडक्टिव मेथड कह सकते हैं, हम कैसे सिखाते हैं। एक नंबर है कवायद से मिसालों की तरफ, यानी एग्जाम्पल, यानी रूल टू एग्जाम्पल, और ऑप्शन नंबर बी में है एग्जाम्पल टू रूल, यानी मिसालों से कवायद की तरफ जाते हैं। सिर्फ रटने की तरफ, किताब से कॉपी करने की तरफ। देखिए कॉपी करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल टू रूल, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, एग्जाम्पल टू रूल होगा, मिसालों से हम कवायद की तरफ जाएंगे तो ये इंडक्टिव होगा, और डिडक्टिव में क्या होगा? रूल टू एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अब इसकी वजह यह है क्योंकि एक नफ्सियाती तौर पर बेहतरीन तरीका है जिसमें पहले बच्चों को मालूम चीजें, जैसे मिसाल दे सकते हैं, बताई जाती है, फिर नामालूम असूल यानी कवायद के अखज किया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 20 में बोला जा रहा है कि जबान की 4 बुनियादी महारतों की सही तरतीब क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इसका सही आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। चलिए ऑप्शन में ये सही है। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता है, लिसनिंग करता है, फिर बोलता है, स्पीकिंग, फिर पढ़ता है, रीडिंग, और आखिर में लिखता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21 में बोला जा रहा है डिस्ग्राफिया किस किस्म की माजूरी या नुक्स है, यानी बीमारी है? तो पढ़ने में दुश्वारी होगा, और लिखने में दुश्वारी, हिसाब में दुश्वारी, या सुनने में दुश्वारी। तो डिस का मानी होता है ना, जैसे मिस, डिसमिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, लिखने में दुश्वारी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है पढ़ने में दुश्वारी, ये डिसलेक्सिया होगा। इसके बाद जो हिसाब में दुश्वारी होगा वो डिसकैलकुलिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा लिखने में दुश्वारी, ठीक है, डिस्ग्राफिया। इसकी वजह यह है क्योंकि लफ्ज ग्राफ का ताल्लुक लिखने या बनाने से है, इसलिए डिस्ग्राफिया लिखने की खराबी है, खराब हैंडराइटिंग या हरूफ ना बना पाना, यानी कोई हरूफ वो नहीं बना पाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। एक उस्ताद क्लास में रेलियो यानी हकीकी चीजें जैसे चाबी, कलम, फल, रेलियो मतलब जो हकीकी चीज है उस चीज का इस्तेमाल करता है। इसका मकसद क्या है? जब कोई क्लास में एक उस्ताद रियल लाइफ एग्जांपल लेके पढ़ाता है क्लास में, तो ऐसे इसका मकसद क्या होता है? बच्चों को खुश करना? नहीं। जबान को हकीकी जिंदगी से जोड़ना, ये हो सकता है। क्लास का वक्त गुजारना, उस्ताद का काम क्लास का वक्त गुजारना नहीं है, बच्चों को तोहफा देना, तो ये भी सही नहीं है। सही जो लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, जबान को हकीकी जिंदगी से जोड़ना। जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, कलम, तो कलम हमारे हाथ में रहता है अक्सर, तो काफ, लाम, मीम, ठीक है, किस तरह जोड़ के कलम लिखा जाता है। चाबी, चाबी हाथ में रहता है हम लोग अक्सर। फल, फल किस तरह लिखा जाता है, हकीकी जिंदगी से जोड़ा गया है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ाना ही जबान को हकीकी जिंदगी से जोड़ने के बराबर है। क्यों? क्योंकि ठोस अशिया यानी रियल ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल से बच्चे अल्फाज के मानी को हकीकी दुनिया के सियाक और सवाब में आसानी से समझ पाते हैं। बिल्कुल सही आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
सवाल नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, नॉम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चों में जबान सीखने की सलाहियत कैसी होती है। यानी नॉम चॉम्स्की जो है वो उसके मुताबिक बच्चे कैसे जबान को सीखने की सलाहियत रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है माहौल से आती है, माहौल से वो सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, फितरी या पैदाइश से होती है। क्या नॉम चॉम्स्की ये बात कहते हैं कि जो तदरीस है या सीखने की सलाहियत है वो पैदाइशी होती है, इनेट होती है, या उस्ताद सिखाता है, या फिर मस्क से आती है, यानी एक्सरसाइज जितने करेंगे वो जितना मस्क करेंगे इतने सीखेंगे। तो नहीं, बल्कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फितरी या पैदाइशी होती है। बिल्कुल नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि जो बच्चों में सीखने की सलाहियत होती है वो क्या है, वो पैदाइशी होती है, ठीक है, फितरी होती है, इनेट होती है। नॉम चॉम्स्की का नजरिया है कि हर इंसानी बच्चा यानी LAD, जिसका फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, के साथ पैदा होता है, LED के साथ पैदा होता है, लैड, यानी सलाहियत कुदरती होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है, फितरी होती है। सवाल नंबर 24 में बोला जा रहा है कि कसीर लसानियत यानी मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में क्या है। मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल, ठीक है, एक रुकावट, एक बोझ, एक वसीला, एक जरिया, एक मसला। तो देखिए, एक कसीर लसानियत जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है क्लास में होनी चाहिए, और ये क्या है, ये एक वसीला है या जरिया है। बिल्कुल ये वसीला जरिया है, क्यों? क्योंकि NCF 2000 मानता है, NCF 2005 मानता है कि क्लास में मौजूद मुख्तलिफ जबानें बच्चों के लिए एक वसीला है जिससे वो एक दूसरे के अल्फाज और कल्चर सीखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 25 में बोला जाए कि पोर्टफोलियोज का इस्तेमाल किस लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीटेट के। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ नंबर देने के लिए, पोर्टफोलियो का नंबर देने के लिए इस्तेमाल करते नहीं, बच्चों की तरक्की का रिकॉर्ड रखने और उनकी कारकर्दगी जानने के लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया। स्कूल की हाजिरी के लिए, देखिए स्कूल की हाजिरी के लिए भी नहीं होगा, और वालिदैन को शिकायत करने के लिए, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों को तरक्की का रिकॉर्ड रखने